नमस्कार दोस्तों, स्काई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 16 फरवरी 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की और उससे जुड़े हुए स्टैटिक जीके के प्रश्नों की। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पदक तालिका में कौन सी टीम शीर्ष पर है? तो हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया जिसमें कौन सी टीम ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो सर्विसेज के द्वारा टॉप स्थान प्राप्त किया गया है। बात करें 38वें नेशनल गेम्स की, तो इनका आयोजन कहाँ किया गया था? 38वें नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया था 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक आयोजन किया गया था उत्तराखंड में। 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड के अंदर इनका आयोजन किया गया था और इसका स्लोगन था संकल्प से शिखर तक। इसका इस बार का मस्कट था मौली, यह उत्तराखंड का एक राज्य पक्षी है, और मसाल थी तेजस्विनी। इस बार की थीम थी ग्रीन गेम्स। इनका आयोजन किया गया था राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। इस बार टोटल गेम कितने थे? टोटल 35 गेम थे। 38वां तो था संस्करण और गेमों की संख्या कितनी थी? 35। टॉप स्थान किसने प्राप्त किया है? सर्विसेज स्पोर्ट्स के द्वारा। टोटल मेडल कितने जीते उन्होंने? 68 गोल्ड मेडल, 26 सिल्वर, 27 ब्रॉन्ज और टोटल मेडल जीते 121। दूसरा स्थान प्राप्त किया महाराष्ट्र ने। उन्होंने टोटल मेडल कितने जीते? 198। यदि पूछा जाए कि सर्वोच्च सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते, तो सर्वाधिक मेडल जीते हैं महाराष्ट्र राज्य ने। जबकि पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? पहला स्थान प्राप्त किया है सर्विसेज के द्वारा, क्योंकि इनके 68 गोल्ड मेडल थे और महाराष्ट्र ने कितने गोल्ड मेडल लिए? महाराष्ट्र ने 54 गोल्ड मेडल जीते हैं। अच्छा, टॉप टीम को कौन सा अवार्ड दिया जाता है? टॉप टीम को दिया जाता है राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी। तो इस बार की राजा भालेंद्र सिंह, अगर क्वेश्चन तुमसे ये पूछा जाए कि इस बार की राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी किसे दी गई है, तो राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी दी गई है सर्विसेज को। अच्छा, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड 5 बार अब तक जितने भी राष्ट्रीय गेम्स हुए उनमें कितने बार टॉप कर चुका है? 5 बार। पहली बार 2007 में, 2011, 2015, 22 और 25 में टॉप पे कौन रहा है? टॉप पे रहा है सर्विसेज। अच्छा, 37वें नेशनल गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? 37वें नेशनल गेम्स का आयोजन हुआ था गोवा में। अच्छा, और 37वें नेशनल गेम्स का आयोजन ये हुआ था गोवा में और इसका थीम इसका वो था मस्कट मोगा, और इसमें टॉप स्थान किसने प्राप्त किया था? 37वें नेशनल गेम्स में टॉप स्थान प्राप्त किया था महाराष्ट्र ने। 39वां नेशनल गेम्स इसका आयोजन होगा 2027 में। ये आयोजन कहाँ होगा? मेघालय में। देखो, 36वें नेशनल गेम्स कहाँ आयोजित हुए? 36वें नेशनल गेम्स का आयोजन हुआ था गुजरात में। 37वें नेशनल गेम्स का गोवा में। 38वें नेशनल गेम्स इनका आयोजन हुआ था उत्तराखंड में। 38वें नेशनल गेम्स उत्तराखंड, और 39वें नेशनल गेम्स ये होंगे मेघालय में। यह पूर्वोत्तर का पहला राज्य होगा। और पहले नेशनल गेम्स हुए थे 1924 में, और ये हुए थे लाहौर, जो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। अच्छा, 1970 तक ये नेशनल गेम्स प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित होते थे। उसके बाद से ये अनियमित रूप से आयोजन हो रहे हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में किस देश ने कोल्ड शिप अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की घोषणा की है? तो हाल ही में चाइना के द्वारा कोल्ड शिप अंतरिक्ष स्टेशन की निर्माण की घोषणा की गई है। कौन से स्टेशन की? कोल्ड शिप। कोल्ड शिप नाम से अंतरिक्ष स्टेशन कौन बना रहा है? इसको बनाने की घोषणा की है, तो वो घोषणा की है चाइना ने। अच्छा, कोल्ड शिप है क्या? तो यह दक्षिणी चीन सागर की गहराई में स्थित एक अंतरिक्ष स्टेशन है। ये स्पेस स्टेशन नहीं बना रहा, अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ बना रहा है? दक्षिणी चीन सागर की गहराई में। इसे चीन बनाएगा। कहाँ बनाएगा? कहाँ? दक्षिणी चीन सागर में। और इसकी गहराई कितनी होगी? तो इसकी गहराई होगी 2000 मीटर तक। बात करें चाइना की, तो चाइना की राजधानी क्या है? चाइना की राजधानी है बीजिंग, और यहाँ की मुद्रा है रेन मिनबी, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। बात करें 2024 के प्रमुख आयोजन की या चाइना के 2024 के पर महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, तो सितंबर 2024 में 8वीं पुरुष हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? 8वीं पुरुष हॉकी चैंपियनशिप आयोजन हुआ था चीन के हुलूनबुई शहर में। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ था 8वीं एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था चाइना के हुलूनबुई शहर में।
और ये कहा कितने नंबर की थी? 8वीं एशियाई चौकी 2024 की हुई थी चीन के हुलून बुई शहर में। दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट लॉन्च किसने किया है? दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट भी लॉन्च किसने किया है? चाइना ने। उसका नाम क्या है? जुके 2। 2025 में गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला थोरियम मोल्टन साल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन शुरू करेगा कौन? ये भी चाइना। इसके अंतर्गत वाटर की जरूरत नहीं होगी। इसका क्या वाटर की जगह क्या इस्तेमाल किया जाएगा? वाटर की जगह या तो इसमें पिघला हुआ नमक इस्तेमाल किया जाएगा या कार्बन डाइऑक्साइड। दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन किसने बनाई है? चाइना ने। दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन भी बनाई है चाइना ने। दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम कौन बना रहा है? चाइना। कहा? तिब्बत में। कौन सी नदी पे? यारलुंग जांगपो या तसांगपो नदी को, जिसे भारत में क्या कहा जाता है? जिसे भारत में ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। चाइना के अंतरिक्ष यात्रियों ने हाल ही में 9 घंटे स्पेस वॉक करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था। कितने घंटे? 9 आवर्स। दुनिया की सबसे तेज 400 किलोमीटर पर आवर चलने वाली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का प्रोटोटाइप CR450 भी किसने लॉन्च किया? चाइना ने। चाइना में एक नया वायरस फैला है HMPV, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। अच्छा, कोविड-19 सार्स कोविड-2 वायरस ये भी कहां से फैला था? चाइना से। दुनिया का चाइना के कौन से शहर से फैला था? तो चाइना के वुहान शहर से। दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार कहाँ है? चीन में। पहले नंबर पे चीनी आता है, दूसरे नंबर पे चीन आता है। दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग ये भी कहाँ है? चाइना में, जिसकी लेंथ है 22.13 किलोमीटर और उसका नाम है तियानशान सेंगली सुरंग। तियानशान सेंगली सुरंग दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग है। अब चाइना के आर्टिफिशियल सन का नाम क्या है? तो चाइना के आर्टिफिशियल सन का नाम है ईस्ट। यह 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस मेंटेन करता है। कितने सेकंड के लिए? 1000 डिग्री सेकंड के लिए। और चाइना की वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव से बाहर होने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा है? पनामा। पनामा ने चाइना के वन बेल्ट वन रोड से बाहर निकलने की घोषणा की है। नोवा एशियाई विंटर गेम्स 2025 ये कहाँ होंगे? नोवे एशियाई विंटर गेम्स शीतकालीन एशियाई शीतकालीन गेम्स कहाँ होंगे? वो होंगे चीन के हार्बिन शहर में। कहाँ होंगे? हार्बिन, चीन में, जिसका स्लोगन है विंटर ड्रीम लव अमंग एशिया और मस्कट है बिन बिन एंड नीनी। जिसका मस्कट है बिन बिन एंड नीनी। बिन बिन एंड नीनी। कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए ऑक्सीजन का निर्माण किसने किया है? तो वो भी किया है चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस आईआईटी के साथ मिलकर अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए IRIS स्वदेशी सेमीकंडक्टर विकसित किया है? तो हाल ही में इसरो ने IIT मद्रास के साथ मिलकर अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए IRIS स्वदेशी सेमीकंडक्टर विकसित किया है। बात करें अभी IIT से जुड़े हुए कुछ स्टैटिक जीके के प्रश्नों की, तो IIT मद्रास ने 410 मीटर लंबा प्रोटोटाइप हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक बिछाया था। सबसे लंबा हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक कहाँ बिछाया? इसके द्वारा बिछाया गया था IIT मद्रास के द्वारा, जिसकी लंबाई कितनी थी? 410 मीटर। अब भारत के बाहर पहला IIT किसने खोला है? भारत के बाहर पहला IIT खोला है IIT मद्रास ने। कहा? तंजानिया में। और इसका हेड कौन है? प्रीति अगलायम। किस IIT ने? अबू धाबी में पहले अंतरराष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन किया है। अबू धाबी में अंतरराष्ट्रीय परिसर खोलने वाला कौन सा IIT है? अबू धाबी में किसने सेंटर खोला है? तो अबू धाबी में खोला है IIT दिल्ली ने। अब ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम किसने विकसित किया है? एंटी ड्रोन सिस्टम की जरूरत है सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में। तो ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम कौन सी IIT ने विकसित किया है? IIT जम्मू ने। IIT खड़गपुर सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया है। सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से किसने सम्मानित किया है? तो वो थी IIT खड़गपुर। अच्छा, IIT इंदौर ने आर्मी के जवानों के लिए ई शूज बनाए हैं। आर्मी के जवानों के लिए ई शूज कौन सी IIT ने बनाए हैं? IIT इंदौर ने। और IIT मद्रास NIRF रैंकिंग 2024 में ओवरऑल कैटेगरी में टॉप किसने किया है? NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म फ्रेमवर्क रैंकिंग 2024 में ओवरऑल कैटेगरी में टॉप किसने किया है? तो वो टॉप किया IIT मद्रास ने। भारत इजराइल ने राष्ट्रीय जल प्रौद्योगिकी कहाँ स्थापित किया? भारत और इजराइल ने राष्ट्रीय जल प्रौद्योगिकी सेंटर भी कहाँ स्थापित किया है? IIT मद्रास में। देश का पहला IIT सैटेलाइट कैंपस वो कौन है? IIT इंदौर उज्जैन में।
देश के आईआईटी इंदौर की सहायता से देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित किया गया? उज्जैन में। आईआईटी सैटेलाइट कैंपस तो कहाँ विकसित किया गया? उज्जैन में। किसकी सहायता से विकसित किया गया? आईआईटी इंदौर की सहायता से। एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग के लिए एटमैन नाम से एक्सीलेंसी सेंटर किसने विकसित किया है? तो ये विकसित किया है कानपुर ने। सड़क सुरक्षा पर भारत की स्थिति रिपोर्ट 2024 ये जारी की है आईआईटी दिल्ली ने। इसके अनुसार सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर वाला सबसे ज्यादा मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मृत्यु वाला राज्य कौन सा है? वो है तमिलनाडु। डीआरडीओ ने हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद विकसित करने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है। एबेड की फुल फॉर्म है एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट। आईआईटी मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहां पर खोलने की घोषणा की है? आईआईटी मद्रास ने अपना पहला इंटरनेशनल सेंटर भी कहा आईआईटी मद्रास भी कहा खोलेगा? दुबई में। अच्छा, एमोलेड डिस्प्ले तकनीक के लिए अनुसंधान केंद्र कहां शुरू किया गया? वो भी आईआईटी मद्रास में। एमोलेड की फुल फॉर्म होती है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। आईआईटी बॉम्बे दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज किसने विकसित की है? आईआईटी बॉम्बे। प्रोजेक्ट विस्तार किसने लॉन्च किया था? आईआईटी मद्रास। और डीआरडीओ के साथ मिलकर भारत की सबसे बड़ी मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किसने किया? आईआईटी हैदराबाद ने। आईआईटी इंदौर ने मेटी के सहयोग से एग्री हब नाम से सीईओ लॉन्च किया है। एग्री हब नाम से सीईओ किसने लॉन्च किया है? आईआईटी इंदौर और मेटी ने। आईआईटी मद्रास भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया। आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला कैंसर जीनोम कौन सी आईआईटी ने लॉन्च किया है? तो आईआईटी मद्रास ने। सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए समझौता किया है। ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए सेना ने समझौता किया है आईआईटी गुवाहाटी से। नेक्स्ट, इसरो और आईआईटी मद्रास ने मिलकर आईआरएस नाम से एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर लॉन्च किया। आईआरएस नाम से एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर किसने लॉन्च किया? इसरो और आईआईटी मद्रास ने मिलकर लॉन्च किया है। इसरो और आईआईटी मद्रास ने मिलकर क्या लॉन्च किया? आईआरआईएस नाम से एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर। यह स्वदेशी सेमीकंडक्टर शक्ति प्रोसेसर के लिए बनाया गया। किसके लिए? शक्ति प्रोसेसर के लिए बनाया। किसने? आईआईटी मद्रास और इसरो के द्वारा। किसके लिए? शक्ति प्रोसेसर के लिए। मुख्य रूप से अंतरिक्ष आधारित अनुप्रयोगों यानी स्पेस बेस्ड एप्लीकेशन में यूज करने के लिए डिजाइन किया गया। अच्छा, आईआरएस की फुल फॉर्म है इंडिजिनस रिसीव कंट्रोलर फॉर स्पेस एप्लीकेशन। शक्ति प्रोसेसर यह भारत का पहला इंडिजिनस इंडस्ट्रियल ग्रेड प्रोसेसर है। भारत का पहला इंडस्ट्रियल ग्रेड प्रोसेसर कौन सा है? शक्ति प्रोसेसर। इसे किसने बनाया? आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाया गया। इंडस्ट्रियल ग्रेड प्रोसेसर आईजीपी एक ऐसा माइक्रो प्रोसेसर है जो उद्योगों यानी फैक्ट्री, साइंटिफिक लैबोरेटरी, डिफेंस और स्पेस मिशन जैसी जगहों पर काम करने के लिए बनाया जाता है। बात करें इसरो की, तो इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और वर्तमान में इसके 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? वी नारायणन। अच्छा, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है के सिवन को। इसरो का मोटो है स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। यह है इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल एयरफोर्स इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन वर्ल्ड स्पेस अवार्ड किसे दिया गया था? एस सोमनाथ को। ये किसके 10वें हेड थे? इसरो के 10वें अध्यक्ष कौन थे? एस सोमनाथ, जिन्हें दिया गया था इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन द्वारा वर्ल्ड स्पेस अवार्ड। अच्छा, केपीपी नंबियार पुरस्कार किसे दिया गया था? वो भी दिया गया था इसरो को। जॉन एल जैक स्वीट जूनियर पुरस्कार इसरो को दिया गया था। ली फेरिक्सन पुरस्कार इसरो को दिया। एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड ये भी इसरो को दिया गया। अच्छा, इसरो के C3 मिशन को विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार दिया गया। कौन से मिशन को? विश्व अंतरिक्ष। इसरो के कौन से मिशन को विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार दिया गया था? तो वो थे C3 मिशन को। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है? तो ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ या उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है एन चंद्रशेखरन को।
एन चंद्रशेखरन को ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है। अच्छा, ये एन चंद्रशेखरन है कौन? तो टाटा समूह के चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन को। ये अवार्ड देता कौन है? यूनाइटेड किंगडम के द्वारा दिया जाता है। अच्छा, यह विदेशी नागरिकों को दिया जाने वाला प्रतिष्ठित मानद नागरिक पुरस्कार है। दिया किसे जाता है? विदेशी नागरिकों को। यह पुरस्कार यूके के भारत व्यापार संबंधों में उनके योगदान के लिए मिला है। टाटा नटराजन एन चंद्रशेखरन ने 2017 से टाटा सन्स के चेयरमैन है। एन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स का चेयरमैन कब बनाया गया था? 2017 में। बात करें प्रमुख अवार्ड्स की, तो डॉक्टर गोविंद राजन पद्म नामन पुरस्कार विज्ञान रत्न पुरस्कार है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? तो वो दिया गया था इमैनुअल मैक्रोन को। और भारत के दिया गया था अभिनव बिंद्रा को अवार्ड दिया गया था ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड। राजश्री बिड़ला 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया। राजश्री बिड़ला को कौन सा पुरस्कार मिला है? 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार। अच्छा, शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 ये दिया गया अलेक्जेंडर दुन को। ये कहाँ के रहने वाले? यूएसए के। ये हमने पढ़ लिया, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन द्वारा वर्ल्ड स्पेस अवार्ड है, सोमनाथ को दिया गया था। अच्छा, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड या मानवतावादी पुरस्कार ये दिया गया 2024 का मोहन जी को। कालिदास सम्मान पुरस्कार 2023 के लिए किसे दिया गया? कालिदास सम्मान देते कौन है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कालिदास सम्मान। और 2023 का किसे दिया गया है? तो वो 2023 का दिया गया रघुपति भट्ट को। हैरी मेसल पुरस्कार आईसीएन के द्वारा दिया जाता है, आईयूसीएन के द्वारा दिया जाता है हैरी मेसल पुरस्कार। ये दिया गया है विभव तालुकदार को। सखारोव पुरस्कार यूरोपीय संसद के द्वारा दिया जाता है और यह पुरस्कार दिया गया है मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोंजालेज। ये कहाँ के रहने वाली थी? वेनेजुएला की। और मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी थी? तो वो बनी थी विक्टोरिया केयर थिलविग। ये कहाँ के रहने वाली थी? डेनमार्क की। डेनमार्क की विक्टोरिया केयर थिलविग 2024 में मिस यूनिवर्स बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स नामक पुस्तक अरुण शौरी के द्वारा लिखी गई है। बात करें हाल ही की प्रमुख पुस्तकों की, तो दीपा मलिक ये भारत की एक पैरा एथलीट खिलाड़ी थी। इनके द्वारा अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है जिसका नाम है ब्रिंग इट ऑन। ब्रिंग इट ऑन किसकी बायोग्राफी है? यह है दीपा मलिक की। अच्छा, दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस ये पुस्तक लिखी है डॉक्टर दिनेश सहारा ने। माई बिलव्ड लाइफ, माई बिलव्ड लाइफ ये पुस्तक किसने लिखी है? अमिताभ कुमार ने। और वाई भारत मैटर्स पुस्तक लिखी गई है सुब्रमण्यम जयशंकर। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? वाई भारत मैटर्स। ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर रखना। वाई भारत मैटर्स भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा लिखी गई है। अच्छा, ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर ये पुस्तक लिखी गई है संजीव कुमार के द्वारा। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड इस पुस्तक के लेखक है एम के रंजीत सिंह। रतन टाटा ए लाइफ ये पुस्तक भी इंपॉर्टेंट है, ये लिखी गई है थॉमस मैथ्यू के द्वारा। फ्रेंड्स इंडिया क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर ये लिखी गई है श्रीराम चोलिया के द्वारा। फ्रेंड्स इंडिया क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर श्रीराम चोलिया। अच्छा, आर अश्विन की ऑटोबायोग्राफी थी आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। परिमल नथवाली ने एक पुस्तक लिखी थी कॉल ऑफ द गिर। हाल ही में ग्रीस का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? हाल ही में ग्रीस के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, उनका नाम है कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस। कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस को ग्रीस का नया राष्ट्रपति चुना गया है। बात करें ग्रीस की, तो ग्रीस की राजधानी है एथेंस और यहाँ की मुद्रा है यूरो और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं किरियाकोस मित्सोताकिस। बात करें प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष की, तो लेबनान के पीएम है नवाब सलीम और लेबनान के राष्ट्रपति है जोसेफ ओन। बात करें बेल्जियम के प्रधानमंत्री की, तो वो है बार्ट डी वेवर और आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं माइकल मार्टिन। आयरलैंड के प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको। बेलारूस के कौन है? बेलारूस के हैं लुकाशेंको। घाना के हैं जान महामा।
और ये पढ़ लिया लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन। क्रोएशिया के राष्ट्रपति है क्रोएशिया का जोरान मिलनोविक। जोरान मिलनोविक कहाँ के राष्ट्रपति है? क्रोएशिया। फ्रांस के हैं फ्रांसवा बारुआ। फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? फ्रांसवा बारुआ। और यहाँ के राष्ट्रपति है कौन? इमैनुअल मैक्रो। बोत्सवाना के हैं बोको। बोत्सवाना को कैसे याद रखना? बे बोत्सवाना और बे बोको। डूमा बोको कहाँ के हैं राष्ट्रपति? डूमा बोको है बोत्सवाना के राष्ट्रपति। मॉरिशस के हैं नवीन रामगुलाम। मॉरिशस के नवीन रामगुलाम। एडीबी के एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11वें अध्यक्ष कौन है? मसातो कांडा। मसातो कांडा एडीबी के कौन से अध्यक्ष हैं? 11वें नंबर के अध्यक्ष हैं। अच्छा, वियतनाम के राष्ट्रपति कौन है? वियतनाम के राष्ट्रपति हैं लुओंग कुओंग। प्रबोव सुबियंता है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। भारतीय गणतंत्र दिवस 2025 पर मुख्य अतिथि कौन थे? चीफ गेस्ट यही थे। कौन चीफ गेस्ट थे? प्रबोव सुबियंतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। श्रीलंका के प्रधानमंत्री है हरिनी अमरसूरिया और श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं अनुरा कुमार दिसानायके। थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं पी सिना वात्रा। और अल्जीरिया के राष्ट्रपति हैं अब्देल मजीद तोबेनो। ट्यूनिशिया के प्रधानमंत्री हैं कामिल मदोरी और एस्टोनिया के प्रधानमंत्री हैं क्रिश्चियन मिशेल। ईरान के राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेस्कियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब शुरू की गई थी? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 को शुरू की गई थी। हाल ही में इसे 1 वर्ष पूर्ण हुआ है। कब की गई थी? ये पिछले साल 13 फरवरी को लॉन्च की गई थी। इस योजना के तहत प्रत्येक घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। बात करें प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की, तो यह लॉन्च की गई थी 13 फरवरी 2024 को। इस योजना के तहत रूफटॉप सोलर पैनल लगाने वाले घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। इसमें 2 किलोवाट तक के सोलर पैनल की कॉस्ट का 60% सब्सिडी दी जाती है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से संबंधित क्वेश्चन इस बार के आरएस एग्जाम 2025 में पूछा गया था। के तहत जिले में इस योजना के तहत हर जिले में एक मॉडल सोलर विलेज बनाया जाएगा, जिसमें हर गांव को 1 करोड़ रुपए की सहायता मिलेगी। क्या बनाया जाएगा? मॉडल सोलर विलेज। मॉडल सोलर विलेज में गांव को कितने रुपए की सहायता राशि मिलेगी? 1 करोड़ रुपए की। यह योजना गांव को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। बात करें हमारे प्रमुख योजनाओं की, कौन सी योजना कब से स्टार्ट हुई? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यह स्टार्ट हुई थी 25 दिसंबर को। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब स्टार्ट की गई थी? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना स्टार्ट करी गई थी 25 दिसंबर 2000 को। यह क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब से स्टार्ट की गई थी? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को लॉन्च की गई थी। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? गांव को 12 सड़कों से जोड़ना, कि गांव को सड़कों से जोड़ने के लिए योजना स्टार्ट की गई थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्टार्ट की गई थी 8 अप्रैल 2015 को। इस योजना में मैक्सिमम लिमिट है 10 लाख से लेके 20 लाख तक। मुद्रा योजना के तहत आप 10 लाख से 20 लाख तक का बिना गारंटी का लोन ले सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यह लॉन्च की गई थी 24 फरवरी 2019 को। कहां से? यूपी के गोरखपुर से। कब की गई थी? 24 फरवरी 2019 को यूपी के गोरखपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च की गई थी। इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्रतिवर्ष 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें जारी की जाती हैं। पीएम जन धन योजना लॉन्च की गई थी 28 अगस्त 2014 को रांची। पीएम जन धन योजना कहां लॉन्च की गई थी? 28 अगस्त 2014 को। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना यह लॉन्च की गई थी 23 सितंबर 2018 को रांची, झारखंड से। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना कब लॉन्च की गई थी? 23 सितंबर 2018 को रांची, झारखंड से। कौन सा ऋण योजना 2015? कौशल ऋण योजना 2015। मैक्सिमम लोन लिमिट है 1 लाख से 1.5 लाख से 7.5 लाख। इसकी घोषणा की गई थी बजट 2024-25 में। कौशल ऋण योजना के अंतर्गत मैक्सिमम लोन लिया जाता है 1.5 लाख से 7.5 लाख के बीच। पीएम किसान मान धन योजना यह स्टार्ट की गई थी 12 सितंबर 2019 को। पीएम किसान मान धन योजना 12 सितंबर 2019 को। कहां से? रांची, झारखंड से। इसके अभी कितने वर्ष पूरे हो गए? 5 वर्ष। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत
स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की 2 अक्टूबर 2014 को। इस बार इसके 10 वर्ष कंप्लीट हो गए। मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट किया गया था, 25 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को, इसलिए स्टार्टअप दिवस भी कब मनाया जाता है, 16 जनवरी को। स्टैंड अप इंडिया ये मनाई 5 अप्रैल 2016 को। पहले स्टार्टअप योजना चलाई गई थी, फिर स्टैंड अप। स्टार्टअप योजना 16 जनवरी को 16 जनवरी 2016 को चलाई गई थी, इसलिए 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, स्टार्टअप डे। स्टैंड अप इंडिया ये योजना चलाई गई थी 5 अप्रैल 2016 को। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान या पीएम जनमन योजना ये लॉन्च की गई थी 15 नवंबर को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायोराइड योजना की मंजूरी दी है। बायोराइड योजना कौन सी है, बायोराइड यह है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। बायोराइड योजना 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2024-25-26 तक रहेगी। बायोराइड योजना का विस्तार कब से, 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 तक रहेगी। इस योजना का प्रस्तावित खर्चा है 9,197 करोड़। इसका खर्चा कितना है, 9,197 करोड़ रुपया। इस योजना का उद्देश्य बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना और इसका पोषण करना है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना यह लॉन्च की गई थी 24 अप्रैल 2020 को। इसमें 50 लाख से अधिक या 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड बांटे जा चुके हैं। इसमें पूर्वोत्तर का पहला राज्य है मिजोरम और सर्वाधिक संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन ये लॉन्च किया गया था 25 अक्टूबर 2021 को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में लॉन्च की गई थी। इसमें किसानों को खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी की फसलों के लिए 1.5% और बागवानी की फसलों के लिए 5% भुगतान, बीमित राशि का भुगतान करना होता है। उजाला योजना ये लॉन्च की गई थी 5 जनवरी 2015 को। उजाला था उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये लॉन्च की गई थी 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से। डीप ओशियन मिशन इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जून 2021 में लॉन्च किया था। डीप ओशियन मिशन कब लॉन्च किया गया था, जून 2021 में। किसने लॉन्च किया था, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। कहां से, चेन्नई से। समुद्रयान इसी का हिस्सा है जिसके अंतर्गत एक पनडुब्बी मत्स्य 6000 पानी के अंदर जाएगी। भारत सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य है भारत के भीतर इन खनिजों यानी कि मिनरल्स की खोज को प्रोत्साहित करना, जिसका खर्चा होगा 34,300 करोड़ रुपए। इस मिशन की अवधि कितनी है, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की अवधि है 7 साल, कब से कब, 2024-25 से 2030-31 तक के लिए। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में पहले रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय पर क्षेत्रीय संवाद कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो पहला रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस या सामाजिक क्षेत्र पर संवाद कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। ये पहला कौन सा संस्करण है, इस बार इसका पहला संस्करण है। और कब आयोजित किया जाएगा, 24 और 25 फरवरी को पहले रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस का आयोजन किया जाएगा। कहाँ आयोजन होगा, ये नई दिल्ली के भारत मंडपम में। यह संवाद ग्लोबल कोएलिशन फॉर सोशल जस्टिस का हिस्सा है, जिसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2023 में लॉन्च किया गया था। बात करें 2025 के इंपोर्टेंट समिट्स की, तो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट इसका आयोजन होगा मई 2025 में। इसका पहला संस्करण है और इसका आयोजन होगा भारत में। और भारत के कौन से शहर में, भारत के मुंबई में। किसका, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट का। इसको वेव्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, WAVES। वेव्स का पहले संस्करण का आयोजन कहाँ होगा, मई 2025 में मुंबई में। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2025 में कहा, भोपाल में। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 आयोजन नई दिल्ली में। आदर्श वाक्य, गांव बढ़े तो देश बढ़े। 28वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2026 का आयोजन होगा भारत में। इंडिया एनर्जी वीक 2025 का आयोजन नई दिल्ली में।
काशी तमिल संगमम 3.0 का आयोजन हुआ वाराणसी में। उद्घाटन किया था भारत के मंत्री, ये शिक्षा मंत्रालय के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। 8वां इंडस फूड 2025 में आयोजन होगा ग्रेटर नोएडा में। 15th एरो इंडिया 2025 भारत के सबसे बड़े द्विवार्षिक एयर शो विमानन प्रदर्शनी का आयोजन होगा बेंगलुरु में। तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजन हुआ है? कोणार्क, उड़ीसा में। पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 गांधीनगर, गुजरात। 27वीं राष्ट्रीय ग्लोव्स कांग्रेस कोलकाता में आयोजित होगी और 28वीं होगी जापान के फुकुओका में। राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन 2025 गांधीनगर में। पहला प्रौद्योगिकी संवाद IISc बेंगलोर में होगा और हथकरघा सम्मेलन मंथन 2025 नई दिल्ली में। राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 नई दिल्ली। नेक्स्ट बात करें 10वें विज्ञान फाई विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजन हुआ है? इसका आयोजन हुआ है गोवा में। 10वें विज्ञान फाई विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? गोवा में। और WHO ने विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक का आयोजन कहाँ आयोजित करेगा? विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक का आयोजन करेगा इंडिया की नई दिल्ली में। आयोजन कौन करेगा? WHO के द्वारा। पहला विश्व वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ होगा? वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 में UAE में आयोजित होगा। बिम्स्टेक यूथ समिट गांधीनगर, गुजरात। 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम की बैठक इंडिया, नई दिल्ली। 12वीं वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 आयोजन कहाँ हुआ है? दुबई, UAE में। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने फोय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर रख दिया है? हाल ही में फोय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर रख दिया है राजस्थान के द्वारा। राजस्थान सरकार ने फोय सागर झील है कहाँ पे स्थित? फोय सागर झील है राजस्थान के अजमेर में स्थित है। फोय सागर झील राजस्थान के कहाँ स्थित है? फोय सागर झील है राजस्थान के अजमेर में स्थित है। इस झील का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इस झील का नाम बदलकर कर दिया गया है वरुण सागर। 2000 ब्रिटिश अजमेर में ब्रिटिश काल के 2 महत्वपूर्ण स्थलों का नाम बदला है। एक तो फोय सागर झील का, फोय सागर झील का नाम बदलकर क्या कर दिया है? फोय सागर झील का नाम बदलकर कर दिया वरुण सागर। और किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का नाम बदलकर कर दिया महर्षि दयानंद विश्रांत गृह। दूसरा ये क्वेश्चन भी याद रखना, किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम क्या कर दिया? महर्षि दयानंद विश्रांत गृह। बात करें हाल ही में प्रमुख जगहों के नाम बदले गए, कौन सी जगह का क्या नाम रखा गया? देखो, सभी आवासीय स्कूलों और रायचूर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पे कर दिया गया है? तो वो नाम कर दिया गया महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। और अयोध्या एयरपोर्ट का नाम भी किसके नाम पे कर दिया गया? महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। राष्ट्रपति भवन के अंदर दरबार हाल का नाम क्या कर दिया? गणतंत्र मंडप। और अशोक हाल का नाम अशोक मंडप। पुणे एयरपोर्ट का नाम रखा गया जगतगुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के नाम पर। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम है श्री विजयपुरम। महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? रतन टाटा के नाम पर। महाराष्ट्र के अहमदनगर नगर का नया नाम क्या है? अहिल्या नगर। अयोध्या एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। राजपथ का नया नाम कर्तव्य पथ। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर। लद्दाख में काकसर ब्रिज का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, इसका नया नाम क्या रखा है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर। जोमेटो ने अपना नया नाम क्या रखा है? इटरनल। और कोलकाता के फोर्ट विलियम का नाम विजय दुर्ग। हाल ही ने अपने उन्नत हिंदुस्तान जेट ट्रेंडर 36 का नाम क्या रखा है? यशस। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया? हाल ही में 11 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? 11 फरवरी को दिवस मनाया गया विश्व यूनानी दिवस। ये मनाया जाता है हकीम अजमल खान की जयंती पे। वे एक प्रसिद्ध यूनानी चिकित्सक, विद्वान और समाज सुधारक थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। हकीम अजमल खान की जयंती पे कौन सा दिवस मनाया गया है? वर्ल्ड यूनानी डे। इस बार की थीम थी एकीकृत स्वास्थ्य समाधान के लिए यूनानी चिकित्सा। अच्छा, पूर्वोत्तर का पहला यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र कहाँ खोला गया है? असम के सिलचर में। बात करें फरवरी के महत्वपूर्ण दिवस की, तो 1 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय तटरक्षक दिवस। 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 4 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। 10 फरवरी को मनाया जाता है विश्व दलहन दिवस। 2016 को दलहन का वर्ष घोषित किया गया था। नेशनल डी वार्मिंग डे, राष्ट्रीय कर्मी मुक्ति दिवस, ये 10 फरवरी को मनाया जाता है। और अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2025 का कब मनाया गया है? 10 फरवरी को।
वैसे अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? फरवरी के सेकंड मंडे को। और राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है 17 नवंबर को। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये भी मनाया जाता है 11 फरवरी को। 11 फरवरी को एक और दिवस मनाया जाता है सेफर इंटरनेट डे, और तस्करी विरोधी दिवस भी मनाया जाता है 11 फरवरी को। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस ये मनाया जाता है 12 फरवरी को। राष्ट्रीय महिला दिवस और वर्ल्ड राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। राष्ट्रीय महिला दिवस भारत की पहली राज्यपाल सरोजनी नायडू के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करें सरोजनी नायडू की, यह तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। कौन से राज्य की राज्यपाल थी? उत्तर प्रदेश की। सरोजनी नायडू से दो क्वेश्चन और भी है। भारतीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी कौन थी? सरोजनी नायडू। और भारतीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष थी, और ऑल ओवर तो दूसरी महिला अध्यक्ष थी और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? वो थी एनी बेसेंट। 13 फरवरी को दो दिवस मनाए, एक तो राष्ट्रीय महिला दिवस और एक वर्ल्ड रेडियो डे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आज का हमारा होमवर्क क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग दूरबीन का सफलतापूर्वक निर्माण कहाँ किया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आज की यह हमारी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।